बहुत स्वागत योग्य है। प्राचीन काल में इस बिहार में सबसे अनडेवलपमेंट हुआ था रेलवे के मार्ग में, और यहाँ निवेश नहीं हो रहा है। उसका एक बड़ा कारण रेलवे भी है, क्योंकि माल प्रोडक्शन होगा तो वो जाएगा कैसे। लेकिन धीरे धीरे सरकारें आई, अपना काम की। अभी देश के प्रधानमंत्री ने उन्नयन किया है स्टेशनों का, कुछ ट्रेनों का भी बढ़ोतरी किया है। ये स्वागत योग्य है। इससे बिहार की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा और तेजी से विकास होगा बिहार। श्यामनंदन जी, कल एक बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ। आरजेडी से नाराज उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी और ये कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सीनियर लीडर जो है वो आरजेडी के अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किस तरह से? देखिए, मृत्युंजय तिवारी अच्छे साथी रहे हैं, अच्छे प्रवक्ता भी रहे हैं, अपनी सवाल को बड़े मजबूती से उठाते हैं। लेकिन जहाँ तक राजद से इस्तीफा देने की बात है, ये उनका व्यक्तिगत निजी मामला हो सकता है। वैसे मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल अब राजनीतिक पार्टी नहीं रही, वो एक व्यक्ति का, एक परिवार का, वो एक संपत्ति बन करके रह गई है। इसलिए जो राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, वहाँ क्या इस्तीफा और क्या उसमें शामिल होना, दोनों कोई मतलब नहीं है। ये हैदराबाद से एक घटना हुई कि एक हिंदू छात्र था, उसको कलमा पढ़ने के लिए उसके टीचर ने असाइनमेंट दे दिया, तो वहाँ पर पेरेंट्स ने काफ़ी हंगामा किया है। तो इस तरह की नहीं, इस तरह की घटनाएं जो हो रही है ये बड़ी ही निंदाजनक है। अब कोई ज़बरदस्ती धर्म का उस पर दबाव दे, ये सीधे सीधे उसके अधिकार पर, उसके संवैधानिक अधिकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। तो ये गलत है। ऐसे लोगों को कहीं भी कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को चाहे जेल में जगह है, चाहे ऐसे लोगों को और भी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार को करना चाहिए। बंगाल की का ही एक मामला है, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और उसके अंदर 136 साल पुरानी एक मस्जिद है बाकरा मस्जिद, उसको सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया है। मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि मस्जिद कहाँ पर है, एयरपोर्ट के अंदर है कि एयरपोर्ट के बाहर है, या जो एयरपोर्ट जब बना था, या एयरपोर्ट के लोगों ने, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन लोगों ने कोई उस पर प्रश्न उठाया था, या वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर वैसी स्थिति के कारण हटाया गया है या हटाया जा रहा है तो वो ठीक है, हटाना चाहिए। स्वागत की सुरक्षा की दृष्टि से एयरपोर्ट में तो प्लेन आने जाने के लिए न है, और अगर बाहर में है जिससे सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, तब उस पर कोई बहुत हल्ला गुल्ला करने का कोई मतलब नहीं हमको लगता है। और धार्मिक अगर अस्मिता, तो धार्मिक दिखावा की चीज़ नहीं होती है। धार्मिक अंतर उनको प्रार्थना की चीज़ है, अंतरात्मा के आधार पर प्रार्थना करते हैं। अब मस्जिद है, अगर पुरानी मस्जिद है तो कैसे बन गया, एयरपोर्ट के किस कैंपस में बना। अगर एयरपोर्ट के ऐसे जगह बना जिससे वायुयान के सुरक्षा का खतरा हो जाता, तो ऐसे लोगों को तो डिमोलिश करना कानून सम्मत है। अच्छा, आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपील की है 1 करोड़ मुसलमान आज। देखिए, अब धार्मिकता के आधार पर लोग किसी सवाल को लेते हैं, तो ये गैर जिम्मेदाराना कार्य करने की बात है। क्या है बात भाई, 1 करोड़ लोग ले जाकर के आप वहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं, या ये कोई तरीका है क्या? आप जाकर के नमाज पढ़ने के लिए जगह है, और भी मस्जिद है, जाके पढ़िए। अब वहाँ से सुरक्षा की दृष्टि से, अगर मैं जान नहीं रहा हूँ, अगर सुरक्षा की दृष्टि से उसको हटाया जा रहा है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। उसके पर अपना धार्मिक रोटी सेकना ये सरासर निंदनीय है, गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी है और अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सपोर्ट कर दिया है। किस तरह से?
दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इसको कांग्रेस भी बहुत गंभीरता से नहीं लेता है, तो हम क्यों गंभीरता से लें। लेकिन जहाँ तक यूजीसी का मामला है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत मामला है। राज्य सरकार उसको लागू कर सकती है, नहीं कर सकती है। बिहार में तो हम लोगों ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि यहाँ उसका कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो अगर मध्य प्रदेश में हो रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार चाह रही है, तो वो मध्य प्रदेश सरकार का अपना मामला है, उसमें किसी को टोका टोकी कुछ करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, महिला आरक्षण को लेकर के बिल की चर्चा है कि संसद के इस सत्र में बिल आ सकता है। पहले 33% आरक्षण का मामला था और अब सुप्रिया सुले और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि नहीं, 50% अगर आप ले जाते हैं तब हम सपोर्ट करें। देखिए ना, ये लोग जब सरकार में थे तो महिला सशक्तिकरण पर तो कोई चर्चा नहीं करते थे। महिला सशक्तिकरण का मामला का अर्थ उन लोग लगाते थे कि हमारे घर की महिला अगर आ गई तो पूरा देश का नारी सशक्तिकरण हो गया। जब हमारी सरकार ने खास करके जब बिहार में प्रतीक बना, तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने आज नारी सशक्तिकरण की बात की। ये नीतीश कुमार जी का देन है कि यहाँ पर नारी सशक्तिकरण के क्रम में पंचायत स्तर पर, निकाय स्तर पर आरक्षण देने का काम किया। और उसका आप आज फलाफल देख रहे हैं कि बिहार के जिला परिषदों में आज अध्यक्ष बन करके के महिलाएं अपना हक चला रही हैं। नगर निकायों में सभापति बन करके के वो चला रही हैं, प्रखंड में मुखिया बन के चला रहे हैं। तो उसके बाद इस सवाल बहुत दिनों से उठ रहा था, तो जा करके के हुआ कि संसद और विधानसभा में भी उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उस पर हुआ है कि 33%, तो 33% हुआ है, तो 33% हो रहा है। 50% कह रहे हैं, अगर आवश्यकता होगी तो 50 या 60 भी हो जाए तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सब चीज़ का एक कारण होता है, एक मापदंड होता है। उस मापदंड के आधार पर अगर 33% किया गया है तो पहले उसको तो लागू करें। हम कह रहे हैं कि 50% आप बात कर रहे हैं जो लोग, वो तो अपने पार्टी के अंदर तो कम से कम 33% तो कर दें आरक्षण अपने पार्टी के संगठन में। अपने पार्टी की ओर से जो बनाते हैं उम्मीदवार, तो उसमें तो 33%, 30%, 40% कर दें, तब ना जाओ। क्या कहते थे गांधी जी कि पहले करो तब कहो। गांधी जी का मूल मंत्र था, वो कहते थे कि पहले करो तब कहो। ये जो लोग नए जो बड़े बड़े नेता बनते जा रहे हैं, वो पहले कहते हैं और तब करते हैं। इसी से सारी परिस्थितियां बिगड़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चा है, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो इससे सबसे बड़ा बात है कि आर्थिक बोझ जो पड़ता है इलेक्शन बार बार करने से, उस आर्थिक बोझ में कमी होगी। प्रशासनिक अव्यवस्था होती है, लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, उस पर रोक रहेगा एक ही बार में जो होगा। तीसरी चीज़ है कि एक बार जब चुनाव होगा तो चुनाव के समय आचार संहिता लगता है, तो लगातार चुनाव जो होते रहते हैं तो आचार संहिता के कारण विकास काम ठप पड़ जाता है। एक नेशन एक इलेक्शन होता है तो सारी चीज़ों को और जनता के लाभ के लिए होगा, राज्य के हित में होगा। अच्छा, मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इस बार फिर से परिसीमन बिल लाने की चर्चा है, तो सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए इस परिसीमन बिल। भाई, लोकसभा में राज्यसभा में हरदम सर्वदलीय बैठक होती है, तो उस बैठक में ये लोग अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं? ये लोग सिर्फ अपना राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं, जनता के हित की कोई बात नहीं। राजनीतिक माइलेज लेकर के सिर्फ सो जाना चाहता है। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो धीरे धीरे अब समाप्त की ओर जा रही है। उनके कार्यकर्ता अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उनके नेता विदेश और घूमने से फुर्सत नहीं है, तो कहाँ कुछ होने वाला है? पत्र लिखते रहें। एक आखिरी सवाल, सरकार ये कानून लाने जा रही है कि अगर
वंदे मातरम को लेकर के अगर कोई उसका इंसल्ट करता है या फिर कोई बाधा डालता है तो फिर उसके लिए एक विशेष कानून होगा, उसको दंड का प्रावधान किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा, शरद चंद्र जी ने वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत कहा जाता है वो लिखा, और हमारे देश के जब आंदोलन में लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो वंदे मातरम का नारा दिया जाता था। वंदे मातरम राष्ट्रीयता का एक सबसे बड़ा स्लोगन था, लोगों के जागरूकता का, स्वाभिमान का। और अगर उसका कोई अपमान करता है, उसको अगर राजनीतिक आईने से देखता है तो ये सरासर गलत है, राजद्रोह है। हमें इन चीज़ों पर कई तरह के चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम हमारा सम्मानजनक गीत है। जन मन गण जो राष्ट्रगान है हमारा सम्मानजनक है, और जो इनका अपमान करेगा इसका मतलब उसको राष्ट्र के प्रति जरा सा भी प्रेम नहीं है, हम ये मानते हैं।